नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा किंतु महत्वपूर्ण और सटीक चर्चा ज्योतिष के ऊपर। विवाह जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय, जीवन का महत्वपूर्ण कालखंड का वो प्रहर, वो अवधि जहां व्यक्ति जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए एक परिवार के द्वारा, अपने द्वारा और कभी कभी किसी विशेषज्ञ के द्वारा एक सलाह मशवरा या एक आपस में परामर्श करता है। उसकी चर्चा के ऊपर हमने अब तक लगभग 5 खंड बनाए। आज छठा खंड। मैंने आपसे एक वार्तालाप के अंदर ये कहा था कि एक विस्तृत चर्चा विवाह के ऊपर बनाएंगे, जिससे ना केवल मेरे ज्योतिष के जो मित्र हैं उनको इसका लाभ मिल सके, लाभान्वित हो सके। हालांकि वो तो स्वयं ही बहुत अच्छा ज्योतिष जानते हैं। इसके साथ साथ आम जनमानस भी इसको कैसे समझे और अपने स्वयं के लिए एवं अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए विवाह प्रस्तावों के ऊपर किस प्रकार से गौर करे। विशेषता तो खैर किसी भी क्षेत्र के अंदर कार्य करने वाले विशेषज्ञ को ही प्राप्त होगी, लेकिन शुरुआत जिस प्रकार से आज घर के अंदर हम एक सर दर्द के लिए लगाने के लिए एक छोटा सा मल्लम सभी अपने घरों में रखते हैं कि अचानक से अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो तो कम से कम घर के अंदर ये तो उपलब्धता रही, या जो महत्वपूर्ण वस्तुएं घर के हमारे भोजन कक्ष, पकाने की व्यवस्था जहाँ पे होती है रसोई के अंदर, वहाँ पे रखते हैं। तो उसमें हमारी जो जड़ी बूटियां हैं वो हम सब रखते ही हैं, जिससे अचानक से आने वाली परेशानी के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। किंतु विस्तृत जानकारी के लिए, विस्तृत ज्ञान के लिए हमेशा ही एक विशेषज्ञ के पास परामर्श करना चाहिए। सूक्ष्म चर्चा से ये फायदा, ये लाभ जरूर मिलेगा कि हमें ये समझ आएगा हमें प्रथम दृष्टांत के अंदर क्या करना चाहिए, कैसे विवाह प्रस्ताव को लें, किस प्रकार से उसके ऊपर आगे बढ़ें और ये देखें कि हमारे संतान के लिए यह एक सुगम, अच्छा प्रस्ताव साबित हो सकता है। पिछली लगभग कई चर्चाओं के अंदर अष्टकूट मिलान, उससे आगे की चर्चाएं लगातार जारी रही। अब ये थोड़ी चर्चा और गूढ़ और विश्लेषणात्मक हो जाएगी। इसको समझने के लिए ज्योतिष के छात्र तो ईश्वर ने चाहा इसको जल्दी समझ सकेंगे। आम आदमियों के लिए हमें इसमें आप एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। एक छोटा सा स्क्रीन शेयर कर देते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर चर्चा आरंभ करते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। किंतु आप इसमें एहसास करेंगे या महसूस करेंगे, प्रथम भाव के अंदर संख्या तो 6 लिखी हुई है। संख्या यहाँ पे राशि की है, भाव ये प्रथम है, राशि संख्या 6 है, षष्ठ है, अर्थात षष्ठ राशि कन्या राशि।
कन्या, द्वितीय भाव में तुला, तृतीय भाव के अंदर वृश्चिक। इस प्रकार से राशियां आगे पूरी जन्मांक के अंदर फैली हुई हैं। विभिन्न भावों का हमने कहा सप्तम भाव के साथ बनने वाला संबंध, विभिन्न भावों का सप्तम भाव में के साथ बनने वाला संबंध ये इंगित करता है कि जातक जातिका पुत्र पुत्री के जीवन में किस प्रकार के जीवन साथी का आगमन प्रवेश लिखा हुआ है। लगन भाव अर्थात प्रथम भाव, मैंने पहले कहा यहाँ पे ज्योतिष के छात्रों को तो ये बहुत सुगम लगेगा, आम लोगों के लिए थोड़ा सा ज्योतिष को समझ लेना आवश्यक होगा। अगर आपको उचित लगे तो ज्योतिष की जो प्राथमिक पुस्तकें हों उनको देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रथम भाव के अंदर जो उदित राशि है उसके स्वामी, जैसे इस जन्मांक के अंदर प्रथम भाव के अंदर जो उदित राशि है उसके स्वामी बुध हुए, और बुध जन्मांक के अंदर द्वादश भाव में विराजमान है। कहने का अर्थ यह है कि प्रथम से लेके द्वादश भाव तक भाव जो भी भावेश हैं अर्थात जो भी उनके स्वामी हैं उनका सप्तम भाव के साथ जो संबंध बन रहा है वह विवाह जीवन खंड, जीवन के उस महत्वपूर्ण घटक को पूरा करने में क्या भूमिकाएं निभाता है। प्रथम भाव के स्वामी अगर सप्तम में है तो ऐसा व्यक्ति अपनी ही प्रतिछाया अपने जीवन साथी के अंदर ढूंढ रहा होता है। उसको वैसा ही व्यक्तित्व की तलाश रहती है जैसा उसके अंदर स्वयं है। दूसरी बात, क्योंकि प्रथम भाव आप और आपके व्यक्तित्व को बताता है और सप्तम भाव आपसे विपरीत लिंग अर्थात अगर आप पुरुष हैं तो महिला, महिला हैं तो पुरुष के बारे में बताता है। प्रथम भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति अनायास ही कई बार अपने से विपरीत जेंडर लिंग के व्यक्तियों की बातों से प्रभावित हो सकता है। प्रथम भाव के स्वामी सप्तम में अपने जीवन साथी के अनुसरण और अनुकरण को पालन करने वाला होता है। प्रथम भाव के स्वामी सप्तम में अपनी ही छाया अपने जीवन साथी के अंदर ढूंढ रहा होता है। ये प्रथम भाव के सप्तम भाव के साथ के संबंधों के बारे में बताया। इसके अंदर विशेषतः भाव के स्वामी सौम्य ग्रह हैं या क्रूर ग्रह हैं, भाव के स्वामी अन्य भाव में जाके उच्च हैं या नीच हैं। जैसे कन्या लगन की पत्रिका के अंदर प्रथम भाव के स्वामी सप्तम में जाने से नीचत्व अवस्था में माने गए हैं। इनके गूढ़ परिणाम ईश्वर ने चाहा तो अगली चर्चाओं में एक एक करके बताने की चेष्टा करेंगे। प्रथम भाव के स्वामी सप्तम से अगर संबंध बना रहे हैं तो पहला आम दर्शकों के लिए, आम व्यक्ति के लिए दो सूत्र इसमें महत्वपूर्ण है। पहला, ऐसे व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व ही दूसरे के अंदर देखना पसंद है। अपने जैसी प्रतिछाया को ऐसा व्यक्ति
देखने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अनायास ही दूसरे व्यक्तियों की बातों का अनुकरण करने लग जाता है, अनुसरण करने लग जाता है। सूत्र क्या बना? अगर प्रथम भाव के स्वामी सप्तम में है तो आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके जैसे ही नेचर का, आपकी जैसी ही प्रकृति का, आपकी जैसी ही विचारधारा का हो, और कुदरती आप उसको बहुत ही पसंद भी करते हो और उसको अनुसरण और अनुकरण भी करते हो। द्वितीय भाव, द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीय भाव, यहाँ प्रथम भाव के स्वामी बुध हैं, उनका सप्तम से कोई भी संबंध दूर दूर तक नहीं बना। एक बात जरूर है, सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि लगन के स्वामी के ऊपर है। इसके परिणाम मैंने पहले ही कहा, एक सूक्ष्म और विस्तृत चर्चा है, इसको अगले खंडों में करेंगे। जिस प्रकार से पहले वर्णमाला, फिर व्यंजन, वाक्य, अक्षर सिखाए जाते हैं, उसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। द्वितीय भाव, द्वितीय भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव से संबंध बनाए, यहाँ द्वितीय भाव के अंदर उदित राशि तुला है, द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र, उनका भी किसी भी प्रकार से सप्तम भाव के साथ कोई संबंध सीधा सीधा नहीं बना। त्रिकोण संबंध हम इसमें अवश्य कहेंगे, किंतु सीधा सीधा संबंध इसमें किसी भी प्रकार से नहीं बन रहा है। क्या कहना चाहिए? द्वितीय भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव के स्वामी के साथ या सप्तम भाव के साथ अगर संबंध बनाते हैं, आपस में एक साथ विराजित हो, द्वितेश सप्तम में विराजित हो, तो शास्त्र इसके 3 सूत्र कहता है। प्रथम सूत्र, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं परामर्श, कंसल्टेंसी, वैद्य कार्य, रसायन व्यापारी, डॉक्टर और वैधक के कार्य करने के अंदर संलग्न रहता है। विवाह के साथ इसको कैसे जोड़ के देखा जाए? अगर इस व्यक्तित्व के व्यक्ति को अपने जीवन में ये देखने को मिला कि वह कंसल्टेंसी के कार्य में, परामर्श के कार्य में, रसायन के कार्यों में, वैद्यक के कार्यों में और किसी ना किसी प्रकार से, चाहे वो कंसल्टेंसी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी उसके ही परिवार के किसी निकटतम संबंधी के द्वारा जीवन में प्रवेश करता है। सूत्र क्या बना? अगर सप्तम भाव का स्वामी क्षमा कीजिए, द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम स्थान के अंदर जाके विराजित है, तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी छवि के व्यक्ति के जीवन में विवाह या जीवन साथी उसके स्वयं के परिवार से आने का संकेत मिलता है। ये आम व्यक्तियों के लिए सूत्र है। ज्योतिष के छात्र तो सब ये जानते ही हैं, लेकिन अगर उनको भी ये चर्चा किसी प्रकार से लाभान्वित कर सके तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरे भाव के स्वामी सप्तम भाव के साथ जब संबंध बनाते हैं तो किस प्रकार से जीवन साथी जीवन के अंदर प्रवेश करता है? तीसरा स्थान उदित राशि वृश्चिक, वृश्चिक के राशि के स्वामी मंगल। जब तीसरे भाव के स्वामी सातवें भाव के साथ संबंध बनाए
यहाँ कुदरती इस पूरी जन्म पत्रिका के अंदर किसी भी भाव के स्वामी का सीधा सीधा संबंध सप्तम के साथ नहीं बना, सप्तमेश के साथ केवल और केवल बृहस्पति का संबंध बना। खैर, तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव के साथ अगर संबंध बनाए, क्या देखने को मिलेगा जीवन के अंदर? तीसरा स्थान यात्राओं का, मिल के कार्य करने का और हमारे सह उदर का अर्थ है एक ही पेट से, उदर का अर्थ है पेट, सह का मतलब साथ, जो एक ही पेट से पैदा हुए हों, अर्थात मेरे ही बहन भाई, उनकी सहायता से, उनके परामर्श से जीवन साथी के आगमन का संकेत दिखाई देता है। आम व्यक्ति इसको कैसे समझे कि ऐसा व्यक्तित्व, आम व्यक्ति इसको किस प्रकार से समझे? तीसरा भाव साहस का है, यात्राओं का है। सातवां भाव, तीसरा स्थान पत्राचार का है, व्यापार के अंदर कई कंपनियों के साथ मिलकर कार्य करने का है, मुख्यतः प्रचार और प्रसार का है। सातवां स्थान यात्राओं का भी है और व्यापार का भी है। अगर ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति किसी ऐसी संस्था में काम करता हो जहां संचार के माध्यम से धन उपार्जन होता हो, या संचार से संबंधित, चाहे वो खबर दिखाने वाला समाचार पत्र हो, चाहे खबर चलाने वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी साधन हो जिसके द्वारा उसको जीवन जीने के आजीविका मिली हुई है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह का सूत्र बांधने वाला व्यक्ति, उसका भाई, उसकी बहन और उसके पास पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, जो उनके लिए एक अच्छा प्रस्ताव लेके आए कि देखिए आपके बच्चे के लिए ये एक अच्छा प्रस्ताव है, आप चाहें तो इसको ग्रहण कर सकते हैं, अगर आपको ये अपने बच्चे के मुताबिक पूरी प्रकार से आशाओं को पूर्ण करता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तित्व के जातक के जीवन में आजकल जो ऐसी संस्थाएं जो विवाह कराने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं, जिनको हम मैरिज ब्यूरो या वैवाहिक संस्थाएं बोलते हैं, वह भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती हैं। समय केवल बदला है, ज्योतिष के आयाम वही हैं, आज केवल उनके अंदर थोड़ा सा फर्क आ गया है। जैसे अगर मैं अपने पूर्व काल को थोड़ा सा ध्यान दूं, जब हम छोटे थे तो हमारे दादाजी हमारे घर के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे कुनबे के अंदर, हमारे गांव के जो मोहल्ले थे, तो उसके अंदर एक व्यक्ति विशेष का काम यही था, पीली चिट्ठी दे के आना, नए विवाह प्रस्तावों को बनाना, जब विवाह प्रस्ताव बन जाए तो गुड़ की भेली दे के आना। तो आधुनिक काल में भले ही हम उसको मैरिज ब्यूरो चलता फिरता समझ लें, लेकिन ये कालखंड तो समय भी था, तो उस समय भी इसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार की योग उन लोगों की पत्रिकाओं में होंगे। विवाह उस समय भी कई प्रकार से हुआ करते थे। परिवार में से ही कोई व्यक्ति कोई अच्छा प्रस्ताव लेके आता था, कभी कभी गांव के उस व्यक्तित्व के ऊपर भी ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि कोई अच्छा प्रस्ताव बताइए। ज्योतिष के आयामों को समझना, आज के संदर्भ में उनको दोबारा से छान कर नई संभावनाओं के साथ पेश करना, व्यापक रूप में पेश करना ही एक कुशल ज्योतिष के विद का, ज्योतिष के छात्र का,
और ज्योतिष आचार्यों का। अभी मैं कई बार देखता हूं कि बहुत सारे हमारे ज्योतिष मित्र अपने नाम के साथ ज्योतिषाचार्य लिखते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आचार्य तो एक पदवी है जो कि पढ़ने और पढ़ाने के लिए प्राप्त होती है। ये एक अच्छी बात है कि वो शायद ज्योतिष पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं तो स्वयं अपने आप को सदैव एक ज्योतिष का छात्र ही समझूंगा, या ज्यादा से ज्यादा ज्योतिषविद जो उसको थोड़ा बहुत जान पाया हूं वही समझूंगा। खैर, ये चर्चा भटक जाएगी, दोबारा से विषय के ऊपर आते हैं। तीसरे स्थान का स्वामी 7वें स्थान में आने से विवाह प्रस्ताव पत्राचार के माध्यम से, मैरिज ब्यूरो के माध्यम से, पास पड़ोस के किसी व्यक्ति के माध्यम से, घर के अंदर जो भाई बहन है उनके द्वारा कोई अच्छा प्रस्ताव उसके लिए बताया जाए, उसके माध्यम से प्राप्त होते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव का स्वामी 7वें स्थान में होने से, यहाँ चतुर्थ भाव के स्वामी कुदरती मूल रूप से धनु राशि उदित होने के कारण से बृहस्पति हैं। 7वां स्थान भी यहाँ कुदरती बृहस्पति को ही इंगित करता है, लेकिन वो 7वें स्थान में तो है नहीं। यहाँ पे चतुर्थेश चतुर्थ कहना चाहिए, सप्तमेश चतुर्थ कहना चाहिए। चतुर्थेश सप्तम की संज्ञा यहाँ पे गलत है। चतुर्थ भाव का स्वामी जब भी 7वें स्थान से संबंध बनाएगा, इनके परिवार के अंदर ये देखा गया है कि मां के नाम से संपत्ति बनी रहती है। वैसे तो ज्यादातर मैंने देखा है कि कुशल गृहिणियां, हमारी माताएं, संपत्ति को बना के रखने में, अर्जित करने में तो पुरुष का हाथ होता है, लेकिन उसको बना के संभाल के रखने में गृह लक्ष्मी का हाथ होता है। उद्योगम च पुरुष लक्षणम, उद्योग करना पुरुषों का लक्षण है, गृह लक्ष्मी, किंतु गृह लक्ष्मी उसको संजो के, संभाल के, बना के रखती है, ये दूसरी बात है। सप्तम स्थान का स्वामी, क्षमा कीजिए, चतुर्थ स्थान का स्वामी अगर सप्तम भाव से संबंध बना रहा है तो आप देखेंगे कि इनके घर के अंदर माता के नाम से संपत्ति बनी रहती है। विवाह प्रस्ताव के अंदर भी माता के परिवार से बहुत ही सहयोग मिलता है। अर्थात ऐसा हो सकता है कि उस संतान की, उस पुत्र की, उस पुत्री की माँ उसके लिए, या माँ जैसी ही कोई विशेष स्त्री उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए उसके विवाह के प्रस्ताव को लाने के लिए। सप्तम स्थान का चतुर्थ स्थान का स्वामी सप्तम है। आज हमने प्रथम स्थान से लेके चतुर्थ स्थान के स्वामी सप्तम स्थान से अगर सप्तम संबंध बनाए तो इनके क्या योग बनते हैं, और हमें उन किस व्यक्ति के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये जल्दी से विवाह के प्रस्तावों को बनाने में भूमिका निभाएगा। जैसे मैंने इससे पिछली चर्चा में कहा था कि कन्या की पत्रिका के अंदर, कन्या की पत्रिका के अंदर दूसरा स्थान और पुरुष की कुंडली के अंदर 8वां स्थान विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों के बारे में, जन के बारे में, परिवार के लोगों के बारे में बताता है। इसी प्रकार से जो आज इस चर्चा को और एक आगे एक स्तर और बढ़ाया, तो विभिन्न भावों के स्वामी सप्तम स्थान से जब संबंध बनाते हैं
तो किस प्रकार से विवाह के अंदर कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हो सकता है यहाँ पे एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए। आप ये कहें कि पिछली चर्चा में इस प्रकार से क्यों कहा, तो इस चर्चा में इस प्रकार से क्यों कहा। किसी भी उपचार की विभिन्न पद्धतियां हैं। जब एक रोगी किसी भी औषधालय में, किसी भी चिकित्सालय के अंदर जाके अपना इलाज कराता है, तो सभी चिकित्सक उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके पहले यह देखते हैं कि वर्तमान में इस जातक को, इस रोगी को कौन सी औषधि अत्यधिक लाभ देगी, उस औषधि के दुष्परिणाम कम से कम हो, लाभान्वित परिणाम अत्यधिक हो। फिर उसको वो औषधि निर्धारित करने का एक संख्या इकाई बनाई गई। तो इसीलिए मैंने बोला, जो पहली चर्चा थी उसके अंदर एक प्रथम खंड बना, अब ये द्वितीय खंड है गहराई के अंदर उतरने के लिए। तो और इससे आगे भी चलेंगे तो फिर सप्तम भाव के स्वामी के संबंध कुंडली के द्वादश भावों से, 12 भावों से बने तो कैसे विवाह प्रस्ताव हो सकते हैं। सप्तम भाव के अंदर विभिन्न ग्रहों की स्थितियों से किस प्रकार से विवाह खंड, विवाह प्रस्तावों को देखा जाए समय समय पे। और इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष नव अंश, अर्थात एक कुंडली के 9 अंश, वहां से भी इस चर्चा को आप लोगों के साथ साझा करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बोला, पहले वर्णमाला, व्यंजन, फिर उसके बाद अक्षर, फिर उसके बाद वाक्य, फिर उसके बाद प्रस्ताव, कहानी, किस्से। ये धीरे धीरे आप लोगों तक, आपको भी उसी प्रकार से समझने में आनंद आएगा और समझ भी पाएंगे। देखिए, एक छोटा बालक भी किसी स्नातक व्यक्ति की पुस्तक को पढ़ सकता है, किंतु उसके अर्थ निकालने की योग्यताएं, क्षमताएं उस स्नातक व्यक्ति के पास हो सकती हैं। छोटे बालक को उसके अर्थ निकालने की क्षमताएं नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हर खंड का अपना एक स्तर है। धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आज एक और महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों के साथ साझा करेंगे। थोड़ा खंड लंबा हो रहा है। मैंने कहा था छोटी चर्चा कहाँ रह गई, अब तो ये विस्तृत चर्चा के अंदर शामिल होने लग गई। सुख, प्रसन्नता, दुख और पीड़ा, व्यक्ति इनसे क्यों जूझ रहा है। पीड़ा से निकल के, दुखों से निकल के सुखों की तरफ बढ़ने की कला क्या है, इसके सूत्र भी ज्योतिष के माध्यम से मिलते हैं। जैसे कि यहां मैं पुरुषार्थहीन होने की बात नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जैसा कि एक जन्मांग, एक जन्म कुंडली ये इंगित करती है कि एक व्यक्ति को लगभग लगभग ऐसा पद, ऐसा घर, ऐसी संपत्ति, ऐसा पुत्र और इस प्रकार से वैभव, अष्टलक्ष्मी और इतनी इतनी आयु लगभग लगभग प्राप्त होगी। योग्यताओं के ऊपर निर्भर है कहां तक हम उसमें पहुंचते हैं। किंतु कई बार हम ये जान भी रहे हैं, हम ये समझ भी रहे हैं कि ये सामने जो चीज दिखाई दे रही है ये हमें पूर्व काल में देखने को भी मिली है और आगे हो सकता है ये देखने को भी मिले। ज्योतिष के छात्र तो इसको काफी हद तक समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको स्वीकार करने को हम तैयार नहीं है। कैसे समझे इसको। हमारे एक मित्र एक धार्मिक यात्रा के अंदर हमारे साथ गए
जब वापस उस धार्मिक यात्रा का समापन हो गया तो वापस आ रहे थे, बैठे हुए वार्तालाप चल रही थी। तो वार्तालाप चलते चलते उन्होंने पूछा कि आप थोड़ा मेरे को ये बताइए कि मुझे ये पीड़ा क्यों है। तो मैंने कहा शायद आप थोड़ा तो ज्योतिष जानते हैं। उन्होंने कहा हाँ, थोड़ा तो जानता हूँ। तो मैंने कहा ये पीड़ा किस भाव से देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित ये भाव है। तो मैंने कहा क्या उसके अंदर ये पीड़ा है। उन्होंने कहा हाँ, उसके अंदर ये पीड़ा है। तो मैंने कहा यही आपके दुख का कारण है, आप वो जानते तो हैं लेकिन उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो इससे तो फिर सारा संसार ही रुक जाएगा। हर व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे ये पीड़ा है तो मैं इसके साथ ही जीवन जीऊं। मैंने कहा यहाँ खंड नामक दो उपस्थित होता है जिसको गीता, भगवत गीता कहते हैं। आप उस खंड के ऊपर जहां आपको परेशानी है उसको धीरे धीरे समझ के कार्य करने की कोशिश कीजिए कि मेरे जीवन में ये जो खंड है ये क्यों अधूरापन मेरे लिए लेके आ रहा है। ईश्वर ने चाहा आपको उसमें उपलब्धता और उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। ईश्वर के आशीर्वाद से आज उस घटना को लगभग में 15 साल हो चुके हैं और अपने परिवार के साथ वो व्यक्तित्व बहुत सुखी संपन्न है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस घटना को समझा, उस घटना की गहराई को समझा और थोड़ा अपने आप को उस घटना के अनुकूल बनाने की कोशिश करी। हम सब एक विशेष प्रकार की संरचना के साथ पैदा हुए हैं। कुछ गुणसूत्र माता से, कुछ गुणसूत्र पिता से हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन कुछ गुणसूत्र तो अपने आप में भी आपकी शिक्षा के माध्यम से, परिवेश के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से आपके अंदर बने हुए, हमारे अंदर बने हुए। वही गुणसूत्र धीरे धीरे आपके अंदर और आगे बढ़ने की कलाएं और ईश्वर ना करे कभी कभी कुंठाएं पैदा करते हैं। अगर कुंठाएं पैदा करें तो थोड़ा ठंडा पानी पिएं और दोबारा से आगे चलने की कोशिश करें। आगे बढ़ने के अंदर अगर इच्छाएं प्रबल हैं तो उनको भी धीरज में रखिए। कई बार अति हर चीज की बुरी होती है। जहां तक ईश्वर ने आपको लेके जाना है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। केवल अपना कर्म करते रहिए, यही गीता का सार है। धन्यवाद, छोटी चर्चा में आपने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विवाह के ऊपर बात का आज हमने 6ठा खंड पूरा किया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा लीजिए जिससे कि अगले प्रोग्राम आपको समय दर समय पे मिलते रहें। फिर दोबारा से एक बात जरूर बोलूँगा, बहुत सारे लोग ये मेरे से कहते हैं कि आप वीडियो बनाते हैं, छोटी चर्चा भी करते हैं, लेकिन परामर्श देने में आप कई बार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई बार एक हफ्ता लगा देते हैं। मुझे क्षमा कीजिए, मैं और मेरा समय अध्ययन के अंदर अक्सर व्यतीत रहता है। इसके कारण से कई बार परामर्श देना संभव नहीं हो पाता है। दूसरी बात, जब अध्ययन से समय बचता है तो इस मस्तिष्क को थोड़ा सा आराम देने के लिए थोड़ा आराम भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश जरूर करते हैं। धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा। किसी भी प्रकार से अगर आपको मेरी बात से अनजाने में ठेस पहुंची है तो उसके लिए क्षमा। छोटी चर्चा में बने रहिएगा, अगले नए चर्चा के साथ फिर हाजिर होंगे और नई चर्चा को और नए परिवेश के अंदर और सार्थक बनाने की कोशिश करेंगे। प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।